सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह योधारा में आपका। हम आज ये एक विशेष संस्कृत व्याकरण का बिंदु पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। जिसका नाम क्या है? वाच्य परिवर्तन। यह टॉपिक, यह बिंदु कक्षा 10 में तो लगता ही है, और यह बिंदु चाहे राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर केंद्र स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी में यह बिंदु लगता है। और सभी को ध्यान में रख करके इस बिंदु के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ये क्लास बनाई जा रही है। इसलिए इस क्लास को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 अंकों की रहती है। हमारी कक्षा 10 में 3 अंकों की रहती है। ऐसा ही ये रीट के अंदर भी काफी महत्व वाला टॉपिक है। तो इस वीडियो क्लास को आप शुरू से अंत तक देखोगे, और देखना नहीं है, फटाफट आप अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल लीजिए या अभ्यास से संबंधित कोई रजिस्टर वो निकाल लीजिए और इसका नोट्स ही बना लीजिए। मैं कहता हूँ कि ये आपको 3 अंक हकीकत में गारंटी से दिलाने वाला है। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से समझोगे और लिखोगे भी। चलो शुरू करते हैं अपने क्लास। हाँ, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य बनता है हमारा वाक शब्द से। वाक यानी वाणी, वाक यानी वाणी। जो बोलने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, उसी को ही हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के लिए देखिए क्या कहा गया है? क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। बिल्कुल सरल सा है। क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन का प्रकार है वही वाच्य होता है। अब देखिए क्रिया, क्रिया यानी हमारा देखिए कै आधा और री और या, इसका उच्चारण आप इसी प्रकार करोगे, क्रिया। ठीक है ना, क्रिया। हाँ, तो देखिए पठती शब्द आता है कि कहता है पठती, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, तुरंत प्रश्न उठता है कि कै पठती। क्या प्रश्न उठता है? कै पठती, यानी उठता है कि कौन पढ़ता है। पठती से ही हम देखते कि कौन पढ़ता है, तात्पर्य कोई पढ़ने वाला पढ़ता होगा, कोई पठन करता पढ़ने वाला होगा। तो यहाँ पर किसको महत्व दिया जा रहा है? कर्ता को। कौन? यानी कर्ता पढ़ने वाला है, कर्ता को। तो ये कर्तृवाच्य के अंदर आ जाएगा। आपके सामने आ जाता है पठ्यते। आपके सामने शब्द आ गया पठ्यते। जैसे मया श्लोक है पठ्यते, मया श्लोक है पठ्यते शब्द आ गया। तो हमारा प्रश्न उठता है किम पठ्यते, यानी क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जा रहा है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यही होगा, कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर किसको महत्व दिया जा रहा है? यहाँ पर किसको महत्व दिया जा रहा है? कर्म को महत्व दिया जा रहा है। तो ये हो जाता है कर्म वाच्य। और 3 नंबर पे आता है हमारा भाव। भाव अर्थात धातु, भाव अर्थात धातु। धातु यानी हिंदी के अंदर जिसको हम कहते हैं क्रिया, हिंदी के अंदर जिसको कहते हैं क्रिया, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं वर्ब, वही है धातु। यहाँ पर धातु की प्रधानता रहने वाली होती है। अब सबसे पहले हमें यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि भाई हम वाच्य परिवर्तन पढ़ तो रहे हैं, वाच्य परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है उसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, केवल वाच्य परिवर्तन से संबंधित 4 प्रकार से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो वाच्य पहचान, आपके सामने वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे यही वाक्य दे दिया गया, रमा चित्रम पश्यति, रमा चित्र में पश्यति, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य के अंदर कौन सा वाच्य है। आपके बिंदुओं में अलग अलग दे दिया जाएगा, ए में, बे में, से में अलग अलग होगा। तो वो वाच्य की पहचान तो सबसे पहली, सबसे विशेष चीज यही होती है। यानी हम ये कह सकते हैं वाच्य जो ये हमारा टॉपिक है, वाच्य जो हमारा पाठ है, इसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप। वाच्य की पहचान, वाच्य की पहचान इसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप। तो सबसे पहले वाच्य की पहचान हमें आनी चाहिए, और वाच्य की पहचान के लिए केवल 1 मिनट का समय लगता है, अगर आप ध्यान से समझ लेते हो। तो दूसरा प्रश्न उठता है हमारा वाच्य परिवर्तन, यानी वाच्य को दूसरे वाच्य के अंदर बदलना।
जैसे आपके सामने ये दे दिया गया कि रमा चित्र में पश्यति, आप इस वाच्य, इसका आप वाच्य परिवर्तन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने वही आएगा कि इसके अंदर वाच्य कौन सा है। आप पहचानोगे कि वाच्य इसके अंदर कर्तरी है, तो कर्तृवाच्य को हम किस में बदल सकते हैं, ये नियम हमें आना चाहिए, उसी के अंदर हमें बदल देंगे। तीसरा शुद्ध वाच्य रूप, आपके सामने 4 वाच्य के उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा शुद्ध वाच्य रूप है और कौन सा अशुद्ध वाच्य रूप है। तो विद्यार्थियों बस 4 प्रकार से ही प्रश्न उठता है, वाच्य के ये 4 प्रकार से विशेषतः प्रश्न उठता है। अपवाद स्वरूप तो कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो हम विशेष को ध्यान में रख रहे हैं। अब देख लेते हैं वाच्य परिवर्तन क्या हमारे 10 लकारों में आने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर लकारों की संख्या 10 होती है, तो 10 लकारों में नहीं आने वाला है। वाच्य परिवर्तन केवल पूछा जाता है हमारे सिलेबस के अंदर है लट लकार, लट है लकार यानी वर्तमान काल, केवल लट लकार के अंदर ही हमारा वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है। तो अब आ जाइए वाच्य के अंदर। सबसे पहली बात कि वाच्य कितने होते हैं, तो हमारे वाच्य 3 होते हैं। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये देखिए जो त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति आपको सब कुछ समझाने वाली है। ये त्रिभुज की आकृति आपको सब कुछ समझाने वाली है, यानी पहचान वाला बिंदु यही पूर्ण करवा देगी। ये तो आपको नोट्स में लिखना है, वापस पुनः रिवाइज के लिए बस समझना इतने को ही है। इतना समझ लोगे तो मान लो आपने 3 अंक अपने हाथ में कर लिए हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्या कहता है, इसकी कुछ नेम देखिए। कर्तृवाच्य की बात है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है। देखिए यहाँ रमा चित्रम पश्यति, प्रधान इस वाक्य में कौन है? रमा। कर्ता कौन है? रमा। कर्ता की पहचान करनी होगी हमें, कर्ता कर्म इनकी तो पहचान करनी वाच्य में, कर्ता की प्रधानता होगी। और याद रखना सदैव जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम आगे कार्य प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां कर्ता के अंदर 2 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा और तृतीया का, यानी उक्त और अनुक्त वाला। वो अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे। इससे पहले कि ये देख लीजिए कर्ता की प्रधानता। ठीक है, दूसरा नियम याद कर लीजिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है? क्रिया रूप लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होने वाला है। जो धातु प्रयोग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। कहने का मतलब कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन में है तो धातु रूप भी एक वचन में ही आएगा। अगर कर्ता है वो द्विवचन या बहुवचन है तो धातु रूप भी द्विवचन या बहुवचन ही आने वाला है। अगर कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है तो उनके अनुसार आने वाला है, सर्वनामी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे 3 नंबर है कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, प्रधानता वाली बात है आएगी। और 4 नंबर नियम आप देखिए, सहकर्मक और अकर्मक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सहकर्मक और अकर्मक वाक्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सहकर्मक और अकर्मक वाक्यों में ये कह सकते हैं धातुओं के अंदर ये जो कर्तृवाच्य है वो सहकर्मक वाक्य में भी होता है और अकर्मक वाक्य में भी होता है। कह सकते हैं सहकर्मक धातु के साथ भी होता है और अकर्मक धातु के साथ भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि कर्तृवाच्य का परिवर्तन अगर सहकर्मक अकर्मक है, परिवर्तन कर्म में भी होने वाला है और भाव में भी होने वाला है। और देखते हैं कि इसका जो धातु प्रयोग होगा तो ये प्रश्नपदी और आत्मपदी दोनों प्रकार की धातुओं में होता है। लग से उनके अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है, विशेष रूप से प्रश्नपदी आपको दिखाई देता है अधिकतर, तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक इस पर ध्यान दोगे। तो ये हमारे 6 यानी कह सकते हैं महत्वपूर्ण तो 3 है, 6 नियम हो गए। तो कहा गया है कि कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य है इसका रूप परिवर्तन भाव में भी होता है। अगर कर्तृवाच्य दे दिया गया और वो वाक्य अकर्मक है, उसमें कर्म नहीं है, तो उसका परिवर्तन हम किस में करेंगे? भाव में। अगर भाववाच्य आपके सामने वाक्य है और कह दिया जाए भाववाच्य वाक्य को आप किस में बदलोगे, तो केवल आप किस में बदल सकते हो? कर्तृवाच्य में। भाववाच्य वाक्य को कतई भी आप कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। भाव को कभी भी आप कर्मवाच्य में नहीं
बदल सकते, और कर्मवाच्य को आप कभी भी भाव में नहीं बदल सकते, ये पहचान रखना विशेष रूप से। और हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य तो कर्तृवाच्य है, वो कर्मवाच्य भी बदलता है, कारण सहकर्मक और ये अकर्मक, यही दो कारण है। क्योंकि अगर सहकर्मक होगा कर्तृवाच्य तो हम किस में बदल देंगे भाई, कर्मवाच्य में। अगर अकर्मक होगा तो हम किस में बदल देंगे, भाववाच्य में। चलो आगे देखते हैं, भाववाच्य के अंदर, और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, भाववाच्य को कर्तृवाच्य के अंदर। ठीक है, अब भाववाच्य को केवल किस में बदला जाता है, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य को केवल किस में बदला जाता है, कर्तृवाच्य में। यानी इनके रूप में परिवर्तन तो केवल कर्तृवाच्य होने वाला है, केवल ये तो समझ लो, केवल इसमें होना। जबकि कर्तृवाच्य का परिवर्तन है वो कर्मवाच्य में भी हो सकता है और भाववाच्य में भी हो सकता है। तो यहाँ हम एक भ्रमित हो जाते हैं कि भाई कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में बदलता जाता है और भाव में भी। हम कहाँ पर बदलेंगे, यही प्रश्न उठता है, कहाँ का। इस कहाँ का जवाब ये होगा कि आपको यह पकड़ना है विशेष रूप से, अगर सहकर्मक वाक्य होगा तो वो बदलने वाला है कर्मवाच्य में। अगर सहकर्मक वाक्य होगा तो किस में बदला जाएगा, कर्मवाच्य में। अगर अकर्मक है तो वो किस में बदला जाएगा, भाववाच्य में। इसी प्रकार हम चलेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज आती है हमारी वाच्य की पहचान। क्या आती है, वाच्य की पहचान। ठीक है, वाच्य की पहचान हम कर लेते हैं। तो उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, परिवर्तन भी हम देख ही चुके हैं कि कर्तृवाच्य को किस में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को किस में बदल सकते हैं, कर्म में भी बदल सकते हैं, और हमें भाव में भी बदल सकते हैं। कर्म में बदल सकते हैं और भाव में भी हमें बदल सकते हैं। कर्मवाच्य को किस में, केवल कर्तृवाच्य में। भाववाच्य को किस में, केवल कर्तृवाच्य में। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाववाच्य के कुछ नियम जो बने। वो भाव प्रधान होता है। भाव अर्थात धातु, धातु अर्थात क्रिया। यहाँ पर प्रधान कौन होने वाला है, भाव, धातु ही प्रधान रहने वाली है। कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होगी, याद रखना। ये कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति होने वाली है, भाववाच्य के अंदर है तृतीया विभक्ति। अकर्मक वाक्यों में वही देखिए, इसी नेम से नेम निकलता है, अकर्मक वाक्यों के अंदर ही होता है। ये देखिए, अकर्मक वाक्य कह सकते हो आप, धातु कह सकते हो। आत्मनेपदी धातु के रूप के मध्य ये जोड़ करके हम बना सकते हैं, यानी आत्मनेपदी धातु रूप हो जाता है। क्रिया रूप प्रथम पुरुष एकवचन में, यहाँ पर आपको वचनों वाला जोड़ देंगे, याद रखना। आप जब भी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हो तो वहां जो धातु रूप लास्ट में बनेगा उसका आप, जैसे हम देखते हैं पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हमें द्विवचन और बहुवचन को वहां भूल ही जाना है। भाववाच्य के अंदर केवल एक वचन का प्रयोग होता है। भाववाच्य के अंदर सदैव कौन से वचन का प्रयोग होता है, केवल एक वचन का प्रयोग होगा। और तीनों पुरुषों में भी केवल टू, केवल प्रथम पुरुष है। केवल टू, केवल किसका होने वाला है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, तो चाहे प्रथम पुरुष कह दो या अन्य पुरुष कह दो इसी का। और अगर अपेक्षित होती है वाक्य के अंदर लिंग ध्यान में रखना होता है कि कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से संबंधित हो, तो भी हम जो अंतिम धातु रूप बनाने वाले हैं वो सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगा। एक वचन को तो आपने ध्यान में रख लिया, और वो लिंग भी ध्यान में रखना है, कौन सा होने वाला है, नपुंसक लिंग। अब ये जो इतने धातु रूप दिए जा रहे हैं, इनको आपको विशेष रूप से याद करना है। ये जो धातु रूप दिए जा रहे हैं, अधिकतर इन्हीं धातुओं में से प्रश्न होता है। अधिकतर देखिए, जायते, खेलियते, हस्यते, म्रियते, जातम, खेलितम, हसितम, सुपतम, मृतम। देखते हैं हम कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, कर्म वाच्य के अंदर देखिए सदैव कर्म की प्रधानता होती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म वाच्य में सदैव प्रधान कौन होगा, कर्म होगा। कर्म में प्रथमा विभक्ति होने वाली है। कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता प्रधान हो जाता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो रही थी, और कर्मवाच्य में कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति हो रही है। 2 नंबर काफी विशेष है। देखिए, धातु यानी क्रिया प्रयोग है वो कर्म के अनुसार होने वाला है। क्रिया प्रयोग किसके अनुसार होने वाला है, कर्म के अनुसार होने वाला है। यहाँ कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता के अनुसार हो रहा था, यहाँ पर कर्म अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन,
और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। इसी प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये विशेष बात हो गई। यहाँ पर भाववाच्य के अंदर तो केवल एक वचन आ रहा था, प्रथम पुरुष एक वचन अन्य, और इन दोनों के अंदर कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता के अनुसार रूप आ जाएगा पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति वाला, और जबकि कर्मवाच्य के अंदर कर्म के अनुसार रूप आ जाएगा ये जो आ रहा है आपका पठ्यते, पठियेते, पठियन्ते वाला। अब आती है हमारे कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। विशेष रूप से याद रखना है, कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया। यहाँ भाववाच्य में भी कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति हो रही थी, तृतीया विभक्ति होगी कर्ता के अंदर, जिसे कहते हैं अनुक्त कर्ता। यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुक्त कर्ता, तृतीया विभक्ति। और धातु सदैव आत्मनेय पद में आएगी और बीच में हम यह जोड़ देते हैं। धातु सदैव किसमें आने वाली है, आत्मनेय पद के अंदर आने वाले, बीच में क्या जोड़ देंगे, हमें यह जोड़ देंगे सहकर्मक वाक्यों के अंदर। यानी ये जो कर्म वाच्य है वो केवल किसमें होने वाला है, सहकर्मक वाक्यों में ही होने वाला है, सहकर्मक में। अब बात कर लिया जाए कि अकर्मक वाक्यों में कौन सा वाच्य होने वाला है, तो आप बता सकते हो कि अकर्मक वाक्यों के अंदर कर्तृवाच्य तो हो गई होगा और भाववाच्य भी होता है। सहकर्मक वाक्यों के अंदर कौन सा होता है, कर्तृवाच्य तो हो गई होगा और कर्मवाच्य भी होता है। कर्तृवाच्य एक ऐसा है जो अकर्मक और सहकर्मक दोनों में होता है। रूप परिवर्तन वैसे एक बार त्रिभुज पर नजर रखोगे कि कर्तृवाच्य को हम भाव और कर्म दोनों में बदल सकते हैं, जबकि भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य को केवल कर्तृवाच्य के अंदर। देखिए ये रूप आपको याद है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो आप। प्रथम पुरुष कह सकते हैं, अन्य पुरुष से, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठती ही, पठता है, पठन्ति। अगर पठती ही, पठता है, पठन्ति आ रहा है तो हम आत्मनेय पद में रूप जो प्रयोग करेंगे कर्मवाच्य के अंदर वो कैसा बनाएंगे, पठ्येते। पठती का क्या कर देंगे, पठ्येते। अगर दो की बात आ रही है तो क्या कर देंगे, मैं पठ्येते। याद रखना द्विवचन को, पठ्येते। पठन्ति आ गए तो आप क्या करोगे, पठ्यन्ते। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के अंदर अगर पठ्य है तो पठ्यस्य, पठते है तो पठ्येथे और पठत है तो पठ्येधवे। याद रखना पठ्येधवे, ये विशेष रूप याद रखना, पठ्येधवे। ये आता है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन के अंदर। और पठ्ये, ये भी ध्यान रखो, उत्तम पुरुष एक वचन में पठ्ये किसके स्थान पर आ रहा है, पठामी के स्थान पर आ रहा है। पठ्ये पठावय के स्थान पर पठ्यावहे और पठामय के स्थान पर पठ्यामहे। अब उदाहरण देखते, देखिए इसी क्रमवाच्य के उदाहरण है, अहम श्लोकम पठामि। ये जो उदाहरण आपके सामने आ रहा है, अहम श्लोकम पठामि, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वाच्य की पहचान, ये कौन से वाच्य के अंदर है भाई। तो आप देखोगे कि कर्ता है अहम, प्रथमा विभक्ति, कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति है और प्रश्नपति धातु रूपे आ रहा है। मतलब यहाँ कर्म भी है, सहकर्मक वाक्य है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, कर्तृवाच्य के वाक्य हो गया। अब कर्तृवाच्य का हम किस में बदल सकते हैं, ये प्रश्न उठता है, कर्तृवाच्य को हम किस में बदल सकते हैं। तो जनाब उत्तर यही होता है कि कर्तृवाच्य को हम भाव में भी बदल सकते हैं और कर्म में भी बदल सकते हैं। शर्त यह है, कर्तृवाच्य के अंदर देखना पड़ेगा, अगर वाक्य सहकर्मक है तो हम कर्मवाच्य में बदलेंगे और हमारा वाक्य अगर अकर्मक है तो हम किस में बदलेंगे, भाववाच्य में। तो ये हमारा सहकर्मक है, वाक्य के अंदर कर्म है, इसलिए सहकर्मक कर्तृवाच्य हो गया ये। इसको हम बदलते हैं तो अहम के अंदर तृतीया विभक्ति कर देंगे, क्योंकि कर्मवाच्य जैसे बदलेंगे तो कर्ता में कौन सी हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। बात यहाँ पर आई थी, कर्ता के अंदर है तृतीया विभक्ति और कर्म के अंदर है हमारी प्रथमा हो जाएगी। अब कर्म के अनुसार बदल देंगे, पठे ये थे। अब जो ये धातु रूप आने वाला है इसे कर्म के अनुसार, कर्म एक है तो पठियते। अब यहाँ पर कर्म दो हो गए, अहम श्लोकहु पठामि, तो द्विवचन का देखिए पठ्येते, श्लोकहु पठ्यते, मया श्लोकहु पठ्यते। यहाँ पर कर्म है वो बहुत सारे हैं, अहम श्लोकान पठामि, तो मया श्लोकः पठ्यन्ते। इसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य आप बनाओगे तो यहाँ पर वचनों की विशेष प्रधानता आपको रखनी है। भाववाच्य, कर्मवाच्य और
हमारे कर्तृवाच्य के अंदर पहली चीज वाच्य पहचान अगर आपने पकड़ ली तो मतलब समझो कि आपने वाच्य है वो अधिकतर सीख लिए है। अब विशेष अपने भाववाची उदाहरण देखे थे, देखिए शिला अस्थि हस्त धातु है। क्या हस्त धातु के लिए कर्म होना अनिवार्य होता है? नहीं, इसमें कुछ कर्म होता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाक्य कैसा अकर्मक है, कर्म नहीं है, कर्म का भाव है मतलब अकर्मक हो गया। अब देखते हैं शिला के अंदर प्रथमा है और हस्ती के अंदर है प्रश्मयी पद है, मतलब कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। कैसा कर्तृवाच्य हो गया? अकर्मक है कर्तृवाच्य। अब इस अकर्मक कर्तृवाच्य है तो हम किसे बदल सकते हैं? अकर्मक कर्तृवाच्य को केवल एक में बदलेंगे, भाववाच्य में। तो भाव में बदलेंगे, कर्ता के अंदर कर्त्या करनी है, कर्त्या कर दिया सी लिया, और हमारा जो धातु रूप है वो आत्मपद में ले जाएंगे, हास्यते कर देंगे तो सी लिया हास्यते। विशेष रूप से ध्यान रखना, अहम सव पीमी, अहम सव पीमी। तो देखिए अहम सहन करने की बात आ रही है, यहाँ पर स्व धातु है तो अहम के स्थान पर करते हैं मया और सुप्यते, मया सुप्यते। एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि भाववाच्य के अंदर आप इन धातुओं को विशेष रूप से याद कर लो, याद नहीं करना है, बस 3 बार इन धातु का वाचन कर लो ध्यान से। अब देखते हैं अपन, बात आती है कि बार बार की प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति। कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है, द्वितीया। तो वाच्य के लिए हमें केवल 3 विभक्तियों की विशेष आवश्यकता होती है, केवल 3 विभक्तियों के रूपों की आवश्यकता होती है, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। बात आती है कि वाच्य में कुल कितनी विभक्तियों की आवश्यकता होती है? केवल 3 विभक्ति। कौन कौन सी आती है? 3 विभक्ति। वो प्रथमा आ जाएगी आपकी और द्वितीया आ जाएगी आपकी और तृतीया आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये द्वितीया और तृतीया के अधिकतर प्रश्न जो उठते हैं, यानी ये एक टेबल बना रहा हूं, कुछ टेबल इस बोर्ड क्लास जैसे ही अगले बोर्ड के अंदर और बनाऊंगा। तो ये टेबल हम समझते हैं, टेबल को समझ गए, मान लो ये सारणी आपने याद कर ली, तो आप वाच्य परिवर्तन के अंदर जो बदलाव होता है लगभग याद ही कर लोगे। देखिए भवान, भवान का अर्थ होता है आप, भवान यानी आप। अब ये भवान शब्द कौन से लिंग में है भाई? पुल्लिंग के अंदर है। कौन से लिंग में है? पुल्लिंग के अंदर है। प्रथमा में भवान बनता है और तृतीया में क्या बनता है? भावता। तृतीया में क्या बनता है? भावता। अगर आपके अंदर भवान आ गया कर्तृवाच्य का वाक्य, आपको कर्मवाच्य बनाना है तो आप क्या करोगे? भावता, पुल्लिंग होगा तब। और अगर स्त्रीलिंग की बात आती है तो हमारा होता है भावती। स्त्रीलिंग आती है तो बात होगी हमारा भावती। भावती का तृतीया में क्या बदलता है? भावत्या। भावत्या आप अर्थ हो गया दोनों का। इसी प्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये हो गया सह यानी वह, सह यानी वह। सह के स्थान पर तृतीया में क्या बदलते हैं हम? तेन। अगर तेन आता है तो हम सह कर देते हैं और सह आता है तो तेन कर देते हैं। सा, सा का क्या करते हैं? तया करते हैं। अगर तया वाक्य के अंदर है तो हम क्या कर देंगे? सा कर देंगे। दोनों साइड से याद करोगे। अब द्विवचन है ये, दोनों का ही भवंतो आ गया तो आप भवत व्याम करोगे, द्विवचन है ये। अगर भवते आ गया तो आप क्या करोगे? भावती व्याम। क्या करोगे? भावती व्याम। अब आ गया बहुवचन तवते। अगर तव आता है तो आप ताभ्याम करोगे, अगर ते आता है तो आप ताभ्याम करोगे। यहाँ पर देखिए आप भ्रम में मत पड़ जाना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर ताभ्याम आता है, दोनों में तव होता है तो ताभ्याम। तव तो आपका आ रहा है पुल्लिंग बहुवचन, जबकि स्त्रीलिंग बहुवचन में आ रहा है ते। तो देखिए भवान भवंतौ, ते ये रूप बनता है हमारा भवान भवंतौ और ते। यहाँ पर सैत और ये आ गया हमारा द्विवचन। तो आगे देखते हैं अपने, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर तो गलत होगी। भवान भवंतो भवंते वाला रूप आ रहा है, ये सह वाला है, सह तव और ते वाला। चलो देखते हैं भवंत है। भवंत का क्या हो जाएगा? भवद भी। भवंत का क्या हो जाएगा? भवद भी। ये बहुवचन है हमारा। और ते का क्या कर देंगे हम? तही। अब देखिए ये ते है जो आपका आ रहा है द्विवचन में, ये ते तो आ रहा है आपका द्विवचन के अंदर आ रहा है और कौन से लिंग में आ रहा है? स्त्रीलिंग में आ रहा है। जबकि ये ते आपका आ रहा है पुल्लिंग के अंदर और कौन से वचन में आ रहा है? बहुवचन में। ते का
तई, ये विशेष रूप से याद रखोगे। ते का तई करेंगे, एक ते जो द्विवचन स्त्रीलिंग में आ जाता है तो उसका क्या करते हैं हमें ताभ्याम करते हैं भवत्य। भवत्य यानी भवती भी आ गया तो क्या करोगे भवत्य है। ता यानी ताभी ता। तवम का क्या करना है आपको सदैव तृतीया में तवैया। युवाम आ गया तो युवाभ्याम, यूयम आ गया तो युष्माभि। एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन है ये, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसी तरह अहम आवाम ओयम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन आ रहे हैं आपके। अहम आता है तो आप क्या करोगे मया आ गया तो अहम, आवाम आ गया तो आवाभ्याम आ गया तो आवाम, वयम अस्माभि। ऐसे है, ऐसे का एतेन, ऐसे का क्या करोगे एतेन। ऐसा का क्या कर रहे यहाँ पे एतया, क्या करोगे एतया। देखिए यहाँ पर वही बात पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली आ गई है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी यह और इसके द्वारा, यह और इसके द्वारा। अयम यम, अयम पुल्लिंग और यम स्त्रीलिंग। अयम यानी अनेन और यम यानी अनय्यः। इसी प्रकार एतहु इमौ एताभ्याम आभ्याम। इस टेबल में अधिक बस 5-7 शब्द और रहे, वो शब्द कुछ महत्वपूर्ण धातु और लगभग उदाहरण स्वरूप यानी परीक्षा स्वरूप टेस्ट स्वरूप हमें 10 से वाक्य अभी पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हमें 3-4 इसी टेबल में शब्द बच गए हैं। 10 उदाहरण स्वरूप वाक्य जो हमने जो पढ़ा है वो हमारे समझ में आया या नहीं, इसकी परीक्षा लेंगे। इससे पहले आपको ये काम करना है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके, इसके लिए आप शेयर भी करोगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है और कक्षा 10 के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ही है, और खास करके रीट वालों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। अगर 3 अंक प्राप्त करने हैं हमें तो इसको बस ध्यान से, केवल छोटा सा नोट्स बन रहा है। मंजूषा के शेष शब्द, मंजूषा के जो शेष शब्द रहे थे वही एते यानी एताभ्याम, एताभ्याम का एते। इमे आभ्याम का इमे, दोनों द्विवचन है, दोनों द्विवचन है। एते बहुवचन का आ रहा है, ये पुल्लिंग का देखिए एते ही, इमः आभिः। एते और इमा का ये याद करोगे। इसी प्रकार इस मंजूषा को आप 1, 2 या 4 बार दोहराओगे तो ये मंजूषा सदैव के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब विशेष धातु, ये विशेष धातु आपको ध्यान रखनी है, अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। अगर बुद्ध धातु आ रही है हमारी तो हम आत्मनेपद में क्या रूप बनाएंगे बुद्धियते, क्या बनाएंगे बुद्धियते एक वचन में। अगर द्विवचन की बात कर ले, द्विवचन की बात कर ले तो बुद्धियते, तय के ऊपर एक ही मात्रा और ये के ऊपर भी एक ही मात्रा, दोनों पर आ जाएगी। बहुवचन में बुद्धियन्ते, याद रख लो बुद्धियते बुद्धियते बुद्धियन्ते। वही आपने पठ धातु वाला यहाँ पर रूप देखा था, उसी प्रकार आप तीनों वचनों में देखिए, तीनों पुरुषों में, सॉरी प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में आप लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो। गम धातु जो गच्छति रूप बनता है वही गम्यते गम्येते गम्यन्ते। इसी प्रकार आप इसका कर लोगे मध्यम पुरुष, इसी प्रकार उत्तम पुरुष से उसी रूप के अनुसार। अब क्री धातु, क्री धातु का देखिए रूप क्या बनता है, यहाँ पर री है और गुण होकर के रे हो जाते हैं क्रियते, क्या बनता है करियते करियते करियन्ते। पूरा रूप देखते जाओगे उसी रूप के अनुसार जो पहले हमने लिखा था। लब धातु का लब्यते लब्येते लब्यन्ते, आत्मनेपदी धातु है, ये लब है। दा धातु का देखो क्या बनता है रूप है दीयते, दा का क्या हो गया दीयते। पा का पीयते, विशेष रूप से याद रखोगे आप, ये नहीं कि दा का दायते कर दो, पा का पायते कर दो। गई धातु और गा भी होता है, गई धातु का गीयते यानी आकारात्मक धातु है, यहाँ पर आ के स्थान पर बदलाव क्या हो रहा है, दीर्घ ई हो रही है, ध्यान रखो। अब नी है का नियते और अपना सरु है सरुयते। समरी, देखिए यहाँ पर इस समरी धातु को ध्यान में रखो, समरी समरियते, यही
समरे यते, भू का भूयते, स्ता का स्तीयते, आस का आसीयते और हस का हस्यते, सिंह का सयते, जो सिंह धातु सोप धातु की तरह भाववाच्य में प्रयोग में ली जाती है। अब हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न इतने हल करेंगे, हमने अगर अच्छी तरह से पहले समझा है, पढ़ा है, तो ये अभ्यास प्रश्न हम आरामदारी से हल कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः शुरू करके आप पुनः से देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे वीडियो को, ये समझ में आ ही जाएंगे। देखिए, तवम पाठम लिखसी, पहली बात मैंने कही थी कि यहाँ पर वाच्य पहचान कीजिए। पहली बात तो ये कौन से वाच्य का है, पहला प्रश्न ये उठता है। तो आपने देखा कि भी कर्तृवाच्य के अंदर प्रश्मी पद होता है, प्रश्मी पदी रूप है। आपने देखा कि कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, तो कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीया है। तो ये वाच्य कौन सा हो गया आपका? कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। अब कर्तृवाच्य को हम किस किस में बदल सकते हैं भाई? कर्तृवाच्य को हम भाव में भी बदल सकते हैं और हमें कर्तृ को कर्म में भी बदल सकते हैं। तो इसको हम कहाँ पर बदलेंगे? तो यहाँ पर बात आई थी भाव को कब बदलेंगे? जब अकर्मक होगा। भाव के अंदर तो अकर्मक वाक्य होगा तब बदलेंगे, और सहकर्मक अगर होगा तो हम कर्म में बदलेंगे। सहकर्मक अगर वाक्य होगा तो हम किस में बदलेंगे? कर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पर कर्म है हमारा, ये वाक्य कैसा हो गया हमारा? सहकर्मक हो गया। तो इसको हम कर्तृवाच्य को किस में बदल सकते हैं? केवल कर्म वाच्य में ही बदल सकते हैं। तो तवम पाठम लिखसी। अब एक तो मैंने इधर सारणी धातुओं की बता दिया, आपको धातु रूप लिखा दिए, और एक आपको प्रथमा के स्थान पर तृतीया प्रयोग की सारणी मैंने बता दिए। इन अगर ये दोनों सारणी आप अच्छी तरह याद कर लोगे और कुछ सामान्य नियम ये याद कर लोगे तो कभी भी वाच्य परिवर्तन गलत नहीं करोगे। तवम के स्थान पर अपन इस सारणी के अनुसार क्या कर देंगे? तृतीया में तवया क्या कर देंगे? तवया। पाठ है तो इसको प्रथमा में ले जाएंगे, कर्म प्रदान कर देंगे तो क्या कर देंगे अपन? पाठ है। क्या कर देंगे? पाठ है। और लिख धातु का रूप बना देंगे तो हम क्या बना देंगे? लिखयते। क्या कर देंगे? लिखयते। अब आपसे कह दिया जाए कि ये आपके सामने है, तवया पाठ है लिखयते, कौन से वाच्य का है? कर्म वाच्य का। कर्म वाच्य को आप किस में बदलोगे? कर्तृवाच्य में आप बदलोगे। वही नियम प्रत्येक उदाहरण के साथ आप नियमों को याद कीजिए, अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मया नाटकम दर्शयते। मया कौन सी विभक्ति में दिखाई दे रहा है आपको? तृतीया में दिखाई दे रहा है। मतलब कर्ता के अंदर तृतीया कौन कौन से में होती है? या तो भाव में होती है या फिर कर्म में होती है। तो यहाँ पर हमारा नाटक कर्म है, तो ये वाच्य हमारा कौन सा है भाई? कर्म वाच्य आत्मनेपदी धातु है। धातु कौन सी दिखाई दे रही है आपको? आत्मनेपदी धातु है। तो ये पहली बात वाच्य पहचानो, कौन सा वाक्य है ये? कर्म वाच्य का वाक्य है। अब कर्म वाच्य के वाक्य को आप किस में बदलोगे भाई? आप कर्म वाच्य के वाक्य को केवल आप किस में बदल सकते हो? कर्तृवाच्य में ही बदल सकते हो। तो अब आप कर्तृवाच्य में बदलोगे तो कर्ता जो तृतीया में है उसको किस में कर दोगे? कर्ता प्रधान प्रथमा। कर्ता के अंदर कौन सी कर दोगे? प्रथमा। तो क्या हो जाएगा हमारा? अहम। क्या हो गया? अहम। नाटकम है तो यह नाटकम का नाटकम ही नपुंसकलिंग है, तो ये नाटकम प्रथमा के अंदर। दर्शयते का आपका क्या कर दोगे? पश्यति। क्या कर दोगे? पश्यति। अब आप देखिए अहम नाटक में पश्यति, क्या सही है? ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बात की थी आपको पुरुषों की को भी ध्यान में रखना है। मैंने गलती कहाँ पर की है? गलती मैंने यहाँ पर की है। मैंने यहाँ पर क्या गलती की है? ये देखिए, मैंने गलती की है कि अगर यहाँ पर स होता तो पश्यति आता प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अनुसार। यहाँ पर तो जनाब अहम है। आपको एक बात बता दूँ कि सदैव प्रथम पुरुष के अंदर जिसका नाम अन्य होता है, अन्य शब्द आने वाले हैं। मध्यम पुरुष में सदैव युष्मत शब्द रूप आता है। युष्मत शब्द रूप आपने याद किया है, तवम आवाम वयम वाला। तवम आवाम और वयम वाला, तवम आवाम वयम वाला। और अगर बात आ जाती है उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष के अंदर हमेशा ही अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है, अस्मत् शब्द रूप का। अहम आवाम वयम, अहम आवाम
वयम। देखिए मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी है। क्या गलती की है? तवम युवाम और यूयम, तवम युवाम और यूयम, तवम युवाम और यूयम। तो यहाँ पर देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप भी गलती कर सकते हो। गलती का सुधार के बस तुरंत ध्यान में लो, यानी आप गलती करोगे, गलती को सुधारोगे। तो गलती यहाँ पर मैंने यही की है कि अपन जल्दबाजी के अंदर शब्द रूप वगैरह और जैसे ही प्रश्न हल करते तो ध्यान नहीं देते और वहाँ पर गलती कर जाते और 1 नंबर का हम नुकसान कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बदला होने वाला है भाई? एम तो क्या आ जाएगा? पश्यामी। क्या आ जाएगा? पश्यामी। क्या हो गया? पश्यामी। शाबाश। अब आ गया आपका तवम में कुत्रे तिष्ठसि, तवम में कुत्रे तिष्ठसि। तो बात आ जाती है तवम। देखिए भाई तवम है प्रथमा के अंदर है कुत्र और ये प्रश्मी पद है, मतलब ये हमारा कर्तृवाच्य है। इसको हम किस में बदला देंगे? कर्मवाच्य में बदल देंगे। तवम का आप क्या करने वाले हो भाई? तवम का आप कर दोगे तवैया सारणी के अनुसार और कुत्र का आप कर दोगे कुत्रे। अब मैंने वापिस यहाँ पर कर दिया है स्ता यते। क्या कर दिया मैंने? स्ता यते। क्या कर दिया मैंने? स्तायते। तवम का तवया कुत्रे स्तायते। यहाँ पर देखिए तिष्ठसि तवम के अनुसार था, यहाँ पर तिष्ठसि तवम के अनुसार था। ठीक है। आप देखिए नृपेण दुष्ट है हन्यते, तृतीया विभक्ति है मतलब कर्तृवाच्य है, तो क्या कर देंगे अपन? नृप है। क्या कर देंगे? नृप है और दुष्ट के अंदर कर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दुष्टम। नृप है दुष्टम है और क्या होने वाला है यहाँ पर? है हंति। प्रश्न पद रूप आ जाएंगे। हंति का अन्यते होते हैं। तवया गम्यते, तवया गम्यते। अब इस वाक्य को आप पहचानिए, भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है? अच्छा, कईयों का उत्तर होता है कि भाववाच्य है, यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। अरे कर्म वाक्य के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म प्रधान ये धातु है, गम धातु के लिए कर्म अनिवार्य होता है। तो तवैया के अंदर तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है आपको और गम्यते के अंदर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? आत्मनेय पद दिखाई दे रहा है, कर्म है छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या कर देंगे भाई? तवैया किसके स्थान पर होता है? स के स्थान पर करते हैं कि तवम के स्थान पर करते हैं क्या? तो हम कर देंगे यहाँ पर है तवम। अब यहाँ पर मैं क्या गच्छति कर दूँ? तवमे गच्छति, गच्छति कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने गच्छति कर दिया। क्या ये सही रूप परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तवम है। अरे तवम किस में आने वाला है? तवम सदैव मध्य पुरुष में आने वाला है, तो मध्यम पुरुष का रूप लिखेंगे तो क्या आने वाला है? गच्छसि। तवा में गच्छसि। यहाँ पर सही क्या आने वाला है? तवा में गच्छसि। ये हो गया हमारा सही वाक्य। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वयम प्रातः भ्रमामः है, वयम बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन क्या बन जाएगा? अस्माभि। क्या बन जाएगा हमारा? अस्माभि। तो कर दीजिए भाई अस्माभि। ये तृतीया बहुवचन हो गया अस्माभि प्रातः। अव्ययपद है ये। अस्माभि प्रातः भ्रम्यते, अस्माभि प्रातः भ्रम में ये। ठीक है, अस्माभि प्रातः भ्रम यते, अस्माभि प्रातः भ्रम यते, अस्माभि प्रातः भ्रम यते कर देते हैं। आगे नैशीलम पश्यति। अब यहाँ पर पश्यति के स्थान पर अपन ने पहले ही बदलाव किया है, क्या कर देंगे? दर्श्यते। क्या हो जाएगा हमारा? नैशीलम, नैशीलम दृश्यते। पश्यति का क्या हो जाता है? दृश्यते। रामेण रावण हन्यते, तो राम के अंदर कर देते हैं अपन प्रथमा। ये हो गया राम है, ये हो गया हमारा रावणम, राम है रावणम है। और क्या हन्यते है तो हंति। क्या कर देंगे? हंति। इसी प्रकार तैहि हस्यते बहुवचन है,
बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार कर देते हैं। तई का बहुवचन में क्या बन जाता है? ते बन जाता है। और हस्यते का क्या बन जाता है? हसंती। हस्यते का क्या बन जाता है? हसंती। ठीक है, इसी प्रकार आप इसी को समझोगे और अन्य जगह से आप उदाहरण निकालने की कोशिश करोगे। मुझे विश्वास है पूर्णतः आपकी ये समझ में आ जाएगा। और अगली क्लास हमारी रहने वाली है व्याकरण के ही टॉपिक समास से संबंधित है, तो हम समास पढ़ेंगे। इससे पहले आपके ये वाच्य परिवर्तन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। अपने अपने गृह कार्य से संबंधित कॉपियों के अंदर आपको ये कार्य करना भी है। ठीक है, धन्यवाद। आगे फिर अगली क्लास में मिलते हैं।